चाची ने सबके सामने मुझे थप्पड़ मारा था। मेरी आंखों में आंसू आ गए, पर किसी ने इस बात पर कुछ नहीं कहा। जिन्हें दावत पर बुलाया गया था, वहां चाचा ने अपने बिजनेस पार्टनर को बुलाया हुआ था, जिनका एक बेटा भी था, निहाल। उस दिन घबराहट में मेरे हाथ से जूस गिरा तो चाची का गुस्सा आसमान पर था। मेरे मम्मी पापा अब नहीं रहे थे और उनकी जायदाद पर चाचा चाची का कब्जा हो गया था। चाची ने मुझे मेरे ही घर में नौकरानी बना दिया और उस रात चाची ने मार मार कर मेरी हड्डियां तोड़ दी। किसी तरह जान बचाकर मैं वहां से भागी और अनाथ आश्रम पहुंची। फिर सालों बाद एक लड़का वहां मेरी तलाश में आया। मैं जब बाहर निकली और जैसे ही उसे देखा, मानो मेरी सांसें ही रुक गई, क्योंकि सामने तो मेरा नाम पीहू है। मैं अपने माँ बाप को खोने के बाद चाचा चाची के घर में रहने लगी थी। मेरा बचपन बहुत ही सादगी और प्यार से भरा हुआ गुजरा था। लेकिन माँ बाप के जाने के बाद जैसे मेरी जिंदगी का तो रंग ही उड़ गया था। कभी इस घर में मेरी खिलखिलाहटें गूंजा करती थी, मम्मी की हंसी, पापा की कहानियाँ और मेरी नटखट शरारतें। लेकिन अब बस बेजान दीवारें और उन पर चिपका हुआ गुजरा हुआ जुल्म। मम्मी पापा के गुजरने के बाद चाचा चाची ने मुझे अपने घर में रख तो लिया, लेकिन बेटी समझकर नहीं, एक बोझ समझकर। चाची ने मुझे नौकरानी बना दिया और चाचा ने इंसान तक न रहने दिया। चाचा चाची ने कभी मुझे अपना जैसा नहीं माना, न अपनी औलाद जैसा समझा। मैं उनके घर में बस एक काम करने वाली लड़की बनकर रह गई थी। एक दिन घर में मेहमान आए हुए थे, दावत थी और सब निहाल के लिए। वही चाचा के बिजनेस पार्टनर का बेटा, जो लंदन से पढ़ लिख कर लौटा था। उसकी वापसी पर चाचा ने जश्न रखा था, क्योंकि वो अपने पार्टनर के बीच ताल्लुक अच्छे रखना चाहते थे। सब कुछ उसकी खातिर हुआ, सिवाय मेरे हाथ से जिस पल जूस का गिलास गिर गया, बस एक गिलास पर चाची की आंखों में जैसे कोई जहर उतर आया। भीड़ के सामने चाची ने मुझे जोर से थप्पड़ मार दिया और सब चुप थे, यहाँ तक कि निहाल भी खामोश खड़ा रहा। मैंने देखा कि उसकी आंखों में कुछ पल के लिए मैं ठिठकी थी, मगर फिर वो भी वापस अपने लोगों में खो गया। उस रात चाची ने मुझे बहुत मारा, इतना कि मेरी हड्डियां भी चीख पड़ी। मुझे याद नहीं कि मैं रोई थी या बेहोश हो गई थी। बस याद है तो सिर्फ वो पल, जब मैंने चुपचाप उस घर को छोड़ दिया था, हमेशा के लिए। मैं एक अनाथ आश्रम में आ गई। कभी कभी कुछ सवाल आंखों से टपक जाते थे, मगर किसी ने पूछना ज़रूरी ही नहीं समझा। वक्त बीतता गया। अक्सर मुझे वो दिन याद आते जब मैं उस नर्क में रहती थी। मेरे साथ क्या कुछ नहीं किया गया। एक बार तो मेरी चाची की बेटी मुझे कामचोर कहकर उसने अपने कपड़े मेरे मुंह पर दे मारे थे और बाहर निकल गई। मैं बस उसे देखती रह गई। वो चाचा की बेटी थी, मुझसे 1 साल छोटी, लेकिन रोब ऐसा जैसे मैं उसकी कोई नौकरानी हूँ। मैंने नाश्ता बनाया था और फिर जैसे तैसे मैं खुद भी यूनिवर्सिटी के लिए तैयार होने कमरे में गई थी। तभी वो फिर से आ धमकी, कपड़े थमा दिए प्रेस करने को। मेरी भी मजबूरी थी, मैं उसे मना नहीं कर सकती थी, क्योंकि वो घर की लाडली जो थी और मैं बस किसी काम की चीज़। अगर मैं कुछ कहती भी तो चाची मुझे मार मार कर बेहाल कर देती। इसलिए मैंने जल्दी जल्दी उसके कपड़े प्रेस किए और खुद भी बाहर निकल गई, ऑटो पकड़ने के लिए। हाँ, मैं ऑटो में बैठकर ही यूनिवर्सिटी जाती थी। पर तभी चाची की बेटी की कार मेरे सामने से गुजरी, बहुत तेज़ रफ्तार में, जैसे कि जानबूझकर ही मुझे पीछा छोड़ना चाहती हो। वो गाड़ी चाचा ने उसे दिलवाई थी और मुझे कभी पैदल कभी धूप में झुलसते हुए जाना पड़ता। बस यही मेरी किस्मत रह गई थी। कभी खाना भी ठीक से नसीब नहीं होता और पेट की भूख बस पानी से समझौता कर लेती थी। लेकिन फिर भी मैं चलती रही, लड़खड़ाते हुए, हर रोज़ टूटी हुई हड्डियों और झुके हुए हौसले के साथ। जिस हालात में मैं आज हूँ, यकीन मानिए, मेरा बचपन उससे भी अच्छा गुजरा था। मेरे पापा का कपड़ों का कारोबार बहुत अच्छा चल रहा था, जिसकी वजह से घर में कभी पैसों की कमी नहीं रही। उन्होंने एक छोटी सी दुकान से शुरुआत की थी, लेकिन मेहनत और ईमानदारी से उन्होंने उसे एक बड़ी टेक्सटाइल कंपनी में बदल दिया। शहर के बड़े लोग उनका नाम इज्जत से लिया करते थे। हमारे दादा ने हमारे दादा ने जो थोड़ी सी विरासत छोड़ी थी, वो एक पुराना घर ही था। उसे बेचकर पापा और चाचा ने अपना अपना हिस्सा ले लिया था। लेकिन फ़र्क भी वहाँ से ही शुरू हुआ। मम्मी ने हमेशा पापा का साथ दिया, सिर्फ बीवी बनकर नहीं, एक सच्ची साथी बनकर। जब पापा ने कारोबार शुरू करने का फैसला किया, तो मम्मी ने बिना कोई शिकायत किए किराए के छोटे मकान में गुजारा किया। उनके उसी विश्वास और कुर्बानी की नींव पर वो कारोबार खड़ा हुआ था। जब कारोबार चला तो पापा ने सबसे पहले मम्मी के लिए एक शानदार घर बनवाया
उनकी उस मुस्कान के लिए जो सालों तक छत की टपकती बाल्टी में भी जिंदा रहती थी। दूसरी तरफ मेरे चाचा थे, हमेशा दूसरे से मुकाबले में रहते, लेकिन मेहनत में पीछे थे। और चाची एक लालची और दिखावे की शौकीन औरत थी। उन्होंने दादा के घर से मिले पैसे से कोई बिजनेस शुरू करने की जगह सीधा एक अच्छा सा घर खरीद लिया, ताकि बस दुनिया को दिखा सके कि उनके पास क्या है। लेकिन वही मेरे पापा ने कम पैसों में बड़ा सपना देखा और उसे सच भी कर दिखाया। आज पापा की बनाई हुई हर चीज़ में मम्मी का आशीर्वाद छुपा हुआ होता, और चाचा के पास सिर्फ एक दीवारों वाला मकान था, जिसमें अब रिश्ते तक किराए पर लगते थे। पापा ने जब चाचा की हालत देखी तो उन्हें भी अपने कारोबार में काम दे दिया। सुबह शाम वो हमारे साथ ही रहते थे और अब कंपनी में भी काम करने लगे। लेकिन शायद किस्मत को ये सब मंजूर नहीं था। एक दिन मम्मी पापा किसी मीटिंग में जा रहे थे और रास्ते में उनका एक्सीडेंट हो गया। उस एक पल में मैं सब कुछ हार गई थी। मैं इस दुख से टूटकर रह गई थी। मम्मी पापा ही नहीं, बल्कि उस पल मेरी पूरी दुनिया मुझसे छिन गई थी। उनके जाने के बाद जैसे मेरी खुशियाँ भी हमेशा के लिए उनके साथ ही चली गई, और मेरी झोली में सिर्फ दुख और बदकिस्मती भर दी गई। मम्मी पापा के बाद दुनिया में मेरा कोई नहीं बचा था, बस चाचा और चाची थे। और उन्होंने भी इस हालात का पूरा फ़ायदा उठाया। अपने घर को अलविदा कहकर हमारे बड़े से घर में आकर बस गए, लेकिन सिर्फ रहने के लिए नहीं। उन्होंने धीरे धीरे सब कुछ अपना बना लिया। चाचा ने कारोबार को भी अपने नाम कर लिया, और वो घर जिसे मम्मी ने ख्वाबों की तरह सजाया था, वो भी अब चाची के कब्जे में था। वो घर जिसमें मेरी हर याद, हर हंसी, हर ख्वाहिश दबी हुई थी, अब उसी घर में मैं एक नौकर बनकर रह रही थी, जिसकी किसी को ज़रूरत ही नहीं होती। मेरे होने या ना होने से भी किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। चाचा चाची अपनी बेटी के साथ मेरे ही घर पर कब्ज़ा जमाए बैठे थे। कुछ वक्त तक लोगों को दिखाने के लिए उन्होंने मुझ पर थोड़ा ध्यान दिया, मुझसे नखरे भी करवाए, पर जल्द ही सब कुछ बदल गया। मुझे घर के एक कोने में ऐसे डाल दिया गया जैसे मैं कोई फालतू चीज़ हूँ, बिना मतलब की, एक बेकार चीज़। जैसे जैसे मेरी उम्र बढ़ती गई, मेरा कॉन्फिडेंस भी कम होता गया। मैं चुपचाप हर दिन खुद में ही सिमटती जा रही थी। मैं भी चाहती थी कि चाची की बेटी की तरह मैं भी जिंदगी को खुलकर जी सकूं, कहीं घूम सकूं, खुलकर हंस सकूं, खुद के लिए कुछ सोच सकूं। लेकिन चाची ने मेरे लिए तो जिंदगी को ही बददुआ बना दिया था। जब मेरे मैट्रिक के पेपर थे, तो तब भी ना उन्होंने मुझे कोई शाबाशी दी, ना ही ज़रा सा हौसला दिया। उसी वक्त उनकी बेटी का बर्थडे आया और सारा फंक्शन संभालने का काम मुझे ही दे दिया गया। हर जिम्मेदारी मेरे सर पर डाल दी गई, जैसे मैं उस घर की एक नौकरानी हूँ। और सच कहूँ तो उन्होंने मुझे उसी तरह बना भी दिया था। कभी कभी मैं सोचती थी कि अगर मम्मी पापा आज जिंदा होते तो ये घर मेरा होता और मैं इस घर की रानी होती, ना कि चुप रहने वाली नौकरानी। मैट्रिक जब मैंने अच्छे नंबरों से पास किया, तो मेरे दिल को लगा कि शायद अब मेरी किस्मत थोड़ी बदल जाएगी। लेकिन चाची ने तो उस वक्त साफ कह दिया था कि तुम्हें अब और पढ़ने की ज़रूरत नहीं, घर पर बैठो, काम सीखो, घर संभालो। पर मैं तो पढ़ना चाहती थी, और उससे भी बड़ी बात ये थी कि मेरे लिए स्कूल ही एक ऐसी जगह थी जहाँ पर जाकर मैं कुछ देर के लिए घर की घुटन से बाहर निकल पाती थी। वहीं जाकर मुझे थोड़ी सी राहत मिलती थी, थोड़ा सुकून, थोड़ी खुद की पहचान। अगर मैं सारा वक्त घर पर ही रह जाती तो शायद डिप्रेशन की शिकार हो जाती। मैंने हिम्मत की और किसी तरह चाचा को मना लिया कि आगे की पढ़ाई ज़रूरी है। और जब कॉलेज पहुंची, तो वो पल जैसे मेरी आज़ादी की पहली सांस थी। कॉलेज के बहाने कुछ वक्त उस घर से दूर रहना, लोगों से घुल मिलना, लोगों से घुलना मिलना, और सबसे बड़ी बात, खुद से मिलना। जब मैंने एफएससी शानदार नंबरों से पास की, तो दिल में फिर नई उम्मीद जागी। लेकिन चाची ने एक बार फिर से वही बात दोहरा दी कि अब बस करो और आगे नहीं पढ़ना है। मगर मैं तो अभी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहती थी। मेरे ख्वाब अभी भी जिंदा थे, लेकिन फीस बहुत ज़्यादा थी। और इस बार चाची ने साफ कह दिया था कि अगर पढ़ना है तो खुद के पैसों से पढ़ो, हम तुम्हें एक रुपया भी नहीं देंगे। उनकी ये बात सुनकर मैं बस चुपचाप खड़ी रह गई। चाचा की तरफ देखा, शायद वो कुछ कहें, शायद मुझ पर भरोसा करें, लेकिन उनके चेहरे पर एक खामोशी थी। और उस खामोशी ने जैसे मेरे अंदर की आवाज़ को भी सुन कर दिया था। जो लोग मेरे ही पापा के पैसों पर ऐश कर रहे थे, वही मुझे ही आगे पढ़ने से मना कर रहे थे। कितने कमाल की बात थी ना। उन्होंने अपनी हर आज़ाइश पूरी की, उन्हीं पैसों से जो मेरे पापा की मेहनत का नतीजा था। पूरे घर में हर कोई ही उन पैसों का इस्तेमाल कर रहा था, सिवाय मेरे। और सबसे दुख की बात ये थी कि मैं कुछ भी नहीं कर सकती थी। वक्त ने मुझे इतना तोड़ दिया था
कि अब जवाब देने की हिम्मत तक नहीं बची थी। चाची ने मेरी इज्जत उछाल दी, थप्पड़ तक मारा, लेकिन मैं बस खामोश रही। यहाँ तक कि उनकी बेटी भी मुझे उल्टी-सीधी बातें सुना देती थी और मैं सब कुछ चुपचाप सुन लेती। मेरे दिल में बहुत कुछ था, लेकिन ज़ुबान तो जैसे बंद ही हो गई थी। अब तो मैं खुद के लिए आवाज़ भी उठाना भूल गई थी। मैंने 2 यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप के लिए फॉर्म डाल दिए थे, पर दिल से मैं उम्मीद जोड़ चुकी थी। ऐसा लगा था कि अब तो बस यही मेरी ज़िंदगी है। 24 घंटे घर में, चाची की डाँट, उनके ताने और 1 मिनट भी चैन नहीं मिलता। मुझे लगने लगा था कि ऊपर वाला भी शायद अब मेरी तरफ नहीं देखता है, लेकिन शायद उसी ऊपर वाले को आखिरकार मुझ पर तरस ही आ गया था। एक दिन एक यूनिवर्सिटी से कॉल आई, मुझे पूरी स्कॉलरशिप मिल गई थी। उस पल पहली बार मुझे लगा था कि बिना एक शब्द कहे भी मैंने चाचा को जवाब दे दिया है, वो भी ऐसा जवाब जो हमेशा याद रहेगा। चाची को पूरा यकीन था कि अब मैं घर पर ही बैठी रहूंगी, हमेशा के लिए। पर उन्हें इस बार मुंह की खानी पड़ी, क्योंकि मैंने यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया था। घर से बाहर निकलते हुए मुझे ऐसा लग रहा था कि अब जिंदगी थोड़ी आसान हो जाएगी। लेकिन पहले ही दिन वहाँ मेरी रैगिंग हो गई। मेरी मासूम सूरत देखकर शायद चाचा चाची ही नहीं, इस दुनिया ने भी मान लिया था कि मैं डरने के लिए ही बनी हूँ और रोने के लिए ही पैदा हुई हूँ। कुछ सीनियर लड़कों ने मुझे लेक्चर रूम की जगह वॉशरूम का रास्ता दिखा दिया। मैं जैसे ही अंदर गई, उन्होंने दरवाज़ा बंद कर दिया। मैं अंदर बिल्कुल अकेली थी, डर से काँप रही थी। आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। दिल में डर था और दिमाग में वो घर जो अब तक मुझे तोड़ता आया था। तभी वो दरवाज़ा खुला और एक लड़की अंदर आई, जैसे अंधेरे में अचानक कोई रोशनी चमकी हो। उसने मुझे देखा, वो पास आई, गले से लगा लिया और मेरी सिसकियों को अपनी हथेलियों में समेट लिया। उसने बिना कुछ पूछे मेरा हाथ थामा था और मुझे बाहर ले गई। वहीं 2 लड़के खड़े हुए थे जिन्होंने मुझे गलत रास्ता बताया था। उस लड़की की आंखों में नरमी नहीं, बल्कि आग थी और मुझे पहली बार लगा कि कोई तो ऐसा है जो मुझे बिना जाने मेरा दर्द समझ सकता है। लेकिन उस लड़की ने जैसे ही बाहर आते ही उन दोनों लड़कों को देखा, तो तेज आवाज में उनसे बोली कि तुम लोगों को जरा भी शर्म नहीं आई, बेचारी को इतना डरा दिया है, अगर डर के मारे इससे कुछ हो जाता तो। उसकी आंखों में गुस्सा था और आवाज में हक की आवाज। लेकिन वो दोनों लड़के तो हंसने लगे, जैसे उन्होंने कोई मजाक कर दिया हो। उनमें से एक, जिसे वो लड़की संजय कह रही थी, बेशर्मी से बोला कि इसको देखकर तो लग रहा था कि ये रोएगी तो बहुत मजा आएगा। वैसे भी इसकी आंखों को देखने से यही लगता है कि हर वक्त ये रोती ही रहती है, थोड़ा और रो ली तो क्या फर्क पड़ गया। उसके चेहरे पर जरा सी भी शर्म नहीं थी। उसकी बात सुनकर मेरा कलेजा कांप गया। लेकिन उस लड़की ने एक पल भी बर्बाद नहीं किया। उसने संजय को जोर से धक्का दिया, ऐसा कि वो एकदम से लड़खड़ा गया। फिर उस लड़की ने मेरा हाथ थामा और मुझे सीधा गर्ल्स रूम में ले आई। वहीं पर मुझे पता चला कि वो मेरी सीनियर थी। उसने संजय को मुझे अकेला गाइड करता हुआ देख लिया था और उसी वक्त वो फौरन पीछे पीछे आ गई, ताकि कुछ गलत होने से पहले ही मुझे बचा सके। सच में अगर वो वक्त पर ना आती तो शायद मैं डर के मारे सच में वहीं मर जाती। उसने मुझे बिल्कुल साफ कह दिया था कि संजय से तुम दूर रहना, वो अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद है और पूरी यूनिवर्सिटी की नाक में उसने दम कर रखा है। दूसरों को परेशान करना जैसे उसका मनपसंद खेल हो। और मुझे तो पहले ही दिन डर लगने लगा था। दिल कांप गया ये सोचकर कि क्या यही मेरी आने वाली जिंदगी है। उस वक्त तो मुझे लगने लगा था कि इससे अच्छा तो चाची की खरी खोटी सुन लेती, उनके ताने झेल लेती। लेकिन यहाँ की ये बेइज्जती नहीं। मैं डर के मारे पूरी टूटने लगी थी। उसी शाम मैंने उसी लड़की से, जो अब तक बस मेरी सीनियर थी, उससे कह दिया कि मैं अब और यूनिवर्सिटी नहीं आऊँगी। पर उसने मुझे समझाया और दिलासा दिया कि तुम ऐसे पीछे क्यों हट रही हो, ये ठीक नहीं। अगर कुछ होगा भी तो हम दोनों मिलकर देख लेंगे, घबरा क्यों रही हो। और फिर उस दिन के बाद से वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त बन गई, मेरी ज़िंदगी की पहली सच्ची दोस्त। वो सीनियर ज़रूर थी, लेकिन उसने कभी मुझे नीचा नहीं समझा। मेरा हर दुख जैसे अब उसका अपना हो गया था और मेरी हर खुशी में वो मुझसे भी ज़्यादा खुश होती। मुझे याद है बचपन में भी मेरे कई दोस्त थे, पर जब उसके घर वालों को ये पता चला कि मेरे पापा क्लॉथ बिजनेस करते हैं, तो एक दोस्त थी, उन्होंने अपनी बेटी की मुझसे दोस्ती तोड़वा दी थी। इस दुनिया ने हमेशा फ़ायदा देखकर ही रिश्ते बनाए। जब तक पापा से लोगों को फ़ायदा मिलता रहा, सब उनके आसपास मंडराते रहे। पर उनके जाने के बाद सबकी नज़रें बिल्कुल बदल गई थी। इतने सालों के बाद किसी का यूं दिल से मेरा दोस्त बन जाना मेरे लिए वो एहसास था जो शायद जिंदगी भर के अंधेरे में पहली बार एक रोशनी सी लगी।
मीरा से बात करना, उससे मिलना मुझे हमेशा से बहुत अच्छा लगता था। वो एक ऐसी इंसान बन गई थी जो बिना कुछ कहे मेरा दर्द समझ लेती। जब भी मैं कुछ अच्छा बनाती तो चाची से छुपाकर मीरा के लिए टिफिन में थोड़ा अलग निकाल कर पैक कर ले आती। खास उसके लिए मेरे हाथ की खीर और आलू के पराठों की तो वो तो फैन हो गई थी। लेकिन एक दिन अचानक मीरा ने छुट्टी कर ली। मुझे उस दिन लगा कि जैसे यूनिवर्सिटी में मैं फिर से अकेली रह गई हूँ। सबकी निगाहें जैसे मुझे ही घूर रही थी। उसी दिन मैं मीरा के लिए खीर बनाकर लाई थी, लेकिन मेरा टिफिन तो संजय ने चुरा लिया। उसे देखकर मेरी सांसें ही रुकने लगती थी। डर से शरीर भी कांपने लगा और शायद मेरे इसी डर में ही उसे मजा आता था। उसने टिफिन उठाते हुए हंसते हुए कहा कि हाथ में तो बहुत जायका है तुम्हारे। चलो कल से मेरे लिए भी तुम चाइनीज बनाकर लाना। घर का टिफिन शेयर करेंगे। उसकी बात सुनकर मेरी तो जैसे जान ही निकल गई। चाची मुझे किचन में अपनी मर्जी से कुछ बनाते देख ले, ये तो बिल्कुल नामुमकिन था। मुश्किल से मैं सिर्फ हक लाकर बोल पाई कि मैं बात करती हूँ, पर चाची का चेहरा ख्याल में आते ही जैसे मेरी रगों का खून भी सूखने लगा। और संजय ने वही झुककर मेरे कान में कहा कि अगर कुछ गड़बड़ हुई तो जो तुम्हारे साथ होगा उसकी जिम्मेदार तुम खुद होगी। वैसे भी तुम्हारी चमची दोस्त तो 2-3 दिन तक अभी नहीं आएगी, तो सोच लो अब तुम्हें मुझसे कौन बचाएगा। उसने जैसे ही मेरे कान के पास आकर ये कहा, फिर अचानक इतनी जोर से चिल्लाया कि मेरा छोटा मासूम सा दिल जैसे धड़कना ही भूल गया। डर से मेरी सांसें रुक गई थी। मैंने अपना बैग कसकर पकड़ लिया और वहां से बिना पीछे देखे दौड़ती चली गई। पीछे से बस उसकी खौफनाक हंसी गूंज रही थी। घर पहुंचकर मेरी मीरा से बात हुई। वो शहर से बाहर गई हुई थी और सच में 3 दिन से पहले बिल्कुल आने वाली नहीं थी। ये जानकर मेरी रही सही हिम्मत भी टूट कर रह गई। इन 3 दिनों में मेरे लिए यूनिवर्सिटी जाना मतलब कि संजय के सामने खुद को फेंक देना था कि अब मुझे जितना डराना है डरा लो। फिर इसी वजह से मैंने यूनिवर्सिटी की छुट्टी कर ली। लेकिन घर पर रहना भी मेरे लिए कम सज़ा नहीं था। मुझे खाली बैठा देखकर चाची को जैसे तकलीफ होने लगी थी, जो उन्होंने अपनी दोस्तों को बुलाकर घर पर किटी पार्टी रख ली और मैं सुबह से शाम तक किचन में ही खड़ी रही। पीठ झुकाकर खाना बनाते बनाते मेरी कमर जैसे टूट ही गई थी। मैं चाची से कुछ कहती नहीं थी, लेकिन मन में बहुत कुछ चल रहा होता था। मैं उसे दिल ही दिल में कोसती रहती थी, बद्दुआएं देती थी कि जो आज मेरे साथ हो रहा है वो कभी उनके अपनों के साथ भी हो, और बद्दुआ निकलती भी क्यों ना। जब एक इंसान का दिल सारी हदों को पार करके दुखाया जाए, वो भी बेबस हो जाता है। और उधर चाची अपनी बेटी को ऐसे सिर पर बिठाकर रखती थी जैसे वो किसी राजघराने की राजकुमारी हो। वो सब देख सुनकर मेरा दिल अंदर तक कसक जाता था। मैं तो बस इतना ही चाहती थी कि ये लोग यही सोचकर मेरा साथ थोड़ा सा अच्छा व्यवहार कर लें कि उनके पास आज जो कुछ भी है वो सब मेरे मम्मी पापा की वजह से ही है। पर चाचा चाची अब आकर जैसे इंसानियत का मतलब ही भूल चुके थे। उन्होंने तो पापा के उस बैंक अकाउंट तक को बंद करवा दिया जिससे हर महीने गरीबों को राशन भेजा जाता था। गरीबों के बारे में उन्होंने जरा भर भी नहीं सोचा। वो कहते हैं ना, इंसान को जितना मिलता है उसकी नीयत उतनी ही और बढ़ जाती है। वैसा ही वो कर रहे थे। जितना पैसा उनके पास बढ़ रहा था तो चाचा और चाची की हवस भी उतनी ही बढ़ती जा रही थी। वो ये समझते थे कि पैसा बचाकर इकट्ठा करके वो कुछ हासिल कर रहे हैं, लेकिन असल में वो खुद को खो रहे थे और मैं बस एक परछाई की तरह बनती जा रही थी। फिर जैसे तैसे मैंने वो दिन गुजारे और 3 दिन के बाद मीरा वापस लौटी तो मैंने उसके साथ यूनिवर्सिटी जाना शुरू किया। लेकिन जैसे ही मैं कैंपस में पहुंची, मुझे लगा संजय तो मेरा इंतज़ार कर ही रहा था। और उसने जैसे ही मुझे देखा, फ़ौरन से अपने हाथ में पकड़ी हुई बोतल का ढक्कन खोलकर वो मेरी तरफ बढ़ा दी। उस पल मैं डर गई, मेरी तो सांसें रुक ही गई। दिमाग में बस फिल्मों के वही डरावने सीन घूम गए, जब कोई लड़का लड़की पर तेजाब फेंक देता है। मैं सोच ही नहीं पा रही थी कि अब क्या होगा। फिर अगले ही पल उसने बोतल की पूरी सिहाई मेरे चेहरे और कपड़ों पर उधेल दी। मेरे मुंह से एक चीख निकली, ऐसी कि मुझे खुद भी यकीन नहीं आया कि मैं इतनी तेज बोल भी सकती हूँ। मेरी चीख से संजय भी चौंक गया, जैसे उसे इस बात की उम्मीद ही नहीं थी। संजय और उसके दोस्त तो मुझे देखकर जोर जोर से हंसने लगे, लेकिन सबसे ज्यादा चुभी मुझे मीरा की हंसी। वो भी खुद को उस वक्त हंसने से रोक नहीं पाई थी। शायद मैं उस वक्त सच में पागल सी लग ही रही थी। मुंह और कपड़े सिहाई से सने हुए, जैसे किसी ने मुझे दुनिया के सामने बेइज्जती की मिसाल बना दिया हो। संजय ने ये सब सिर्फ इसलिए किया था क्योंकि मैं उसके लिए खाना नहीं लाई थी। वो ऐसा इंसान था जो अपनी हर बात का बदला लेता था, और वो भी गंदे और घटिया तरीके से। अब तो जैसे आए दिन मेरी जिंदगी में
कोई ना कोई उसकी बेफजूल करतूत जुड़ी ही जाती थी। और मीरा ये सब देखकर मुझसे कहती कि अरे भाई शुक्र कर, वो किसी बहाने से ही सही तेरे पीछे तो आता है। तुझे पता भी है, डिपार्टमेंट की आधे से ज़्यादा लड़कियां तो उसके पीछे घूमती रहती हैं, सब उसकी दीवानी है। मैं उसकी बातें सुनती तो थी, लेकिन सोचती कि अगर संजय जैसे आदमी मुझे लेकर सीरियस समझे तो मैं सच में ज़मीन में गड़कर मर जाऊं। वो आदमी तो मुझे जहर लगता था, उसकी फितरत ही गंदी थी। कितनी ही लड़कियों से उसके अफेयर चलते रहते थे। हर जगह हर कोने में वो किसी न किसी लड़की के साथ नजर आ ही जाता था। वो अपनी गंदी आदत से मजबूर था। पूरी डिपार्टमेंट की लड़कियों का वो क्रश था, लेकिन मुझे तो बस उसकी शक्ल से ही नफरत थी। मैं रोज दिल से यही प्रार्थना करती थी कि ए ऊपर वाले, कभी तो ये आदमी इंसान बन जाए, वरना तू धरती का बोझ हल्का कर दे। लेकिन नहीं, ऐसे लोग जब तक किसी की जिंदगी बर्बाद करना नहीं छोड़ते, जब तक किसी को मौत के किनारे ना मिलते। यूनिवर्सिटी के दूसरे साल में मेरी मुसीबत तब और बढ़ गई थी, जब चाची की बेटी ने भी मेरी ही यूनिवर्सिटी और वही डिपार्टमेंट ज्वाइन कर लिया। उसकी फीस के लिए चाचा चाची के पास लाखों रुपए मौजूद थे, लेकिन मेरे लिए एक छोटी सी फीस भी नहीं थी। यही नहीं, बल्कि अपनी बेटी के एडमिशन की खुशी में उन्होंने अपनी लाडली को नई गाड़ी भी गिफ्ट में दे दी। और मैं अभी भी वही बस में धक्के खाते हुए अकेली चलती और बेइज्जती का घूंट पीती हुई होती। वो जिस अंदाज में यूनिवर्सिटी में आई थी, बस ऐसा लगता था जैसे कि सबकी निगाहें सिर्फ उसी पर थम गई हैं। शक्ल सूरत से वो सच में अच्छी थी, ऊपर से पैसों की चमक ने उसका जलवा और बढ़ा दिया था। हर लड़का जैसे उसी पर लट्टू हो जाता, और वो भी इस अटेंशन को जैसे अपनी ताकत समझती थी। वो यूं अकड़कर यूनिवर्सिटी में चलती थी कि जैसे ये शहर और ये जगह बस उसी के लिए बनाई गई हो। उसे देखकर मेरा तो खून ही खोल उठता था। जब वो अपनी ब्रांडेड गाड़ी से नीचे उतरती और फिर मुझे देखती, ऐसे जैसे मैं कोई ज़मीन में उठती धूल हूँ। ऊपर से हर रोज़ यूनिवर्सिटी निकलने से पहले वो मेरे हाथों से अपने कपड़े प्रेस करवाती, और मैं मीरा की वजह से कुछ कह भी नहीं पाती थी। लेकिन एक दिन मीरा ने ही मुझे बताया कि आखिर क्यों वो इतना सज धज कर यूनिवर्सिटी आती है। पर इस बात की असल वजह थी संजय। हाँ, वही संजय जिसकी फितरत को देखकर ही मेरा दिल घबरा जाता था। वो भी बाकी लड़कियों की तरह उस पर मर मिटी थी, और संजय उसके लिए तो लड़कियों का दिल जीतना कोई बड़ी बात नहीं थी। एक दिन किसी को तो अगले दिन किसी और को साथ लिए घूमना उसकी बहुत बुरी आदत थी। मैंने एक बार खुद को उसकी बड़ी बहन मानकर उसे समझाने की कोशिश करी, और बस इतना ही कहा कि संजय सही लड़का नहीं है, तुम उसके चक्कर में मत पड़ो, वो बहुत बदतमीज़ है। पर उसने मुझे ऐसी आंखों से देखा जैसे मैंने कोई जहर उगल दिया हो, और सीधे मुझे अपने कमरे से निकाल दिया। अगले ही दिन जैसे ही मैं सुबह सुबह यूनिवर्सिटी के लिए निकली, तो संजय की गाड़ी अचानक मेरे सामने आकर रुकी। बिना कुछ कहे मुझे ज़बरदस्ती अपनी गाड़ी में घसीट लिया और बोला कि तुम अब मेरे किरदार पर सवाल उठाती हो। अब देखो, आज मैं अपना सही किरदार दिखाता हूँ। उस वक्त उसकी नज़रें और उसका व्यवहार इतना डरावना था कि मेरा बदन भी डर से कांपने लगा। मैं खुद को ही कोसने लगी थी कि आखिर क्यों मैंने चाची की बेटी को समझाने की कोशिश की। उसने ही संजय को भड़काया होगा। जिस बात का गुस्सा वो मुझ पर निकाल रहा था, अगर वो खुद ही नर्क में गिरना चाहती थी तो गिरती रहे, मुझे क्यों अपनी ज़िंदगी खराब करनी है। लेकिन अफसोस, मेरी किस्मत तो जैसे खुद को ही मुसीबत में डालने पर तुली हुई थी। मैं संजय जैसे लड़के के चक्कर में बुरी तरह फंस चुकी थी। डर से मेरा चेहरा एकदम सफ़ेद पड़ गया, दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। मैं यही सोच रही थी कि कहीं वो मुझे किसी सुनसान जगह पर नहीं ले जाए, ले जाकर पता नहीं मेरा क्या हाल करे। और इसी सोच ने मेरी सांसें भी बंद कर दी थी। लेकिन फिर एक सिग्नल पर गाड़ी थोड़ी देर के लिए रुकी, तो मुझे जैसे ऊपर वाले ने एक मौका दे दिया। मैंने पूरी ताकत समेटी और पहली बार जिंदगी में सच में हिम्मत दिखाई। मैंने झटके से संजय के बाजू पर दांत गड़ा दिए। हाँ, वही संजय जो अपनी बेइज्जती के बदले में ऐसा कर रहा था। मैंने इतनी जोर से काटा कि उसकी बहुत गहरी चीख निकल गई, और जैसे तैसे लड़के मैं अपना हाथ छुड़ाकर गाड़ी से कूद गई। वो जगह कोई आम चौराहा नहीं था, वहाँ पुलिस भी मौजूद थी। संजय चाहकर भी कुछ नहीं कर पाया, और उसे मजबूरन गाड़ी आगे बढ़ानी ही पड़ी। पर मैं सड़क पर गिर पड़ी थी। मेरा बाजू छिल गया था, पैर में भी गहरी चोट आई थी। मैं लंगड़ाकर चल रही थी। मेरा मोबाइल, बैग, किताबें सब कुछ संजय की गाड़ी में छूट गया था। उसके बाद मैंने पुलिस से मदद मांगी तो वो मुझे घर छोड़ आए। लेकिन जैसे ही मैं दरवाजे पर पहुंची, ज़रा सी सांस लेने लगी, तो चाची का वही पुराना बर्ताव सामने आ गया। वो मुझे देखते ही बोली, चलो ये तो अच्छा हो गया तू आ गई, कुछ मेहमान आने वाले हैं, ज़रा सब कुछ संभाल ले।
पर किसी ने ये नहीं पूछा कि मेरे साथ क्या हुआ या कैसी हालत है, चोट कैसे लगी, कुछ नहीं पूछा। बस हुक्म चलाते रहे और मैं फिर से उसी नर्क से भरी जिंदगी में लौट आई। जिनके लिए मुझे दिन का खाना बनाना होता था, वो तो मैं समझ ही गई थी। मेरी वापसी देखकर ही चाची ने अपनी सहेलियों को बुला लिया होगा, ताकि मैं एक पल भी सुकून से ना बैठ सकूं। मेरी हालत बेहद खराब थी। बाजू में दर्द, टांग में सूजन और मन तो जैसे बेजान हो ही चुका था। लेकिन चाची को तो सिर्फ अपने नाश्ते की पड़ी हुई थी, किसी को मेरा कोई ख्याल नहीं था। उस वक्त मेरा मन कर रहा था कि मैं कंबल में मुंह छुपाकर खूब रो लूं, अपने हालात पर, अपनी बेबसी पर यह बेबसी भी बड़ी अजीब चीज़ होती है। इंसान से वही करवा लेती है जो उसका दिल नहीं चाहता। मैंने अपने आंसू पी लिए और लंगड़ाते हुए किचन में आ गई। बाजू की हर हरकत पर जैसे जान निकल रही थी, लेकिन फिर भी सब्जी काटना, दाल चढ़ाना, ये सब कुछ मुझे ही करना था। मैं धीरे धीरे हिम्मत से सब्जी काट रही थी कि तभी चाची की भारी आवाज़ मेरे कानों में पड़ी। क्या हुआ, हाथ टूटकर अलग हो गए हैं क्या, जो ऐसे आराम से काम कर रही हो, जैसे तू यहाँ की रानी हो। तभी मैंने हिम्मत करके कह ही दिया कि चाची, मेरे बाजू में चोट आई है, बहुत दर्द हो रहा है। पर इंसानियत नाम का कोई शब्द शायद चाची की जुबान में था ही नहीं। वो तो मुझे ही उल्टा ताना मारते हुए बोली कि टूट गया है तो अपने इस भूसे के दिमाग को ठीक कर, फिर नहीं टूटेगा। दिमाग पता नहीं कहाँ रहता है, चल रही होगी अंधों के जैसे, इसलिए ही तुझे चोट लगी। सब जानती हूँ मैं, समझी, इसलिए अब नाटक मत कर, चुपचाप से काम कर। तभी चाची की बेटी घूरते हुए मुझे बुरी तरह देखने लगी और फिर सबके सामने यूनिवर्सिटी में ही लड़के को इशारे करते हुए बोल पड़ी, लड्डू बांट दिए इसने यूनिवर्सिटी में, और पूछो मत, तुम्हें तो मैं पहले ही कह चुकी थी, ये लड़की आवारा है। उसकी बात सुनकर मेरा पूरा वजूद जैसे थरथरा गया। मेरे बारे में वो यूनिवर्सिटी में कैसी कैसी बातें फैला रही थी। और सबसे बड़ा जुल्म मुझे तब मिला जब उसने मेरी माँ तक को उस बात में घसीट लिया। वो बोली, तुम्हारी माँ भी तो ऐसी ही थी, तभी तो वो भाग गई थी और फिर आई कहाँ तुम्हारे बाप के पास। उसकी बातें मेरे कानों में पिघला हुआ शीशा बनकर उतर रही थी। मुझे समझ आ गया था कि ये सब एक पूरी प्लानिंग का हिस्सा है। वो खुद संजय के साथ जो कुछ कर रही थी, उस पर पर्दा डालने के लिए मुझे निशाना बना रही थी, ताकि मैं उसके किरदार पर सवाल भी ना उठा सकूं। मैंने कई बार सोचा था कि मैं चाचा को सब बताऊं कि उनकी बेटी संजय के साथ क्या करती फिर रही है, लेकिन फिर मैं खुद को रोक लेती, क्योंकि मैं जानती थी अगर मैं उनसे सच में कह दूं तो यकीन मेरी बात पर नहीं किया जाएगा। चाचा अपनी बेटी की हर बात पर आंख मूंद कर भरोसा करते हैं। उस दिन चाची की बहन के कुछ मेहमान आने वाले थे और मैंने अपने उस हालात में भी किसी तरह चाय तैयार कर दी। चोट के कारण हाथ कपकपा रहे थे। उन्होंने मुझे जो थप्पड़ मारा, वो बस एक थप्पड़ नहीं था। चाची की बातों ने मेरे पूरे वजूद को गाली बना दिया था। आसानी से, बिना एक बार भी सोचे, उन्होंने मुझे सबके सामने बदचलन कह दिया और लोगों की निगाहों में मेरी इज्जत को रोन डाला। आखिर क्यों मेरे साथ ही ऐसा हुआ? सिर्फ इसलिए कि मेरे मम्मी पापा अभी इस दुनिया में नहीं थे। मैं बिल्कुल अकेली और बेसहारा थी। क्या जिन लड़कियों के सर पर माँ बाप का साया नहीं होता, उनके साथ भी ऐसा ही होता है? मैंने अपने आंसू अपने अंदर ही निकल लिए और किसी तरह खुद को किचन तक खींच लाई, पर इस बार दिल ने साथ छोड़ दिया था और मैं वहां फूट फूट कर रो पड़ी। मेरी हिम्मत अब जवाब दे रही थी। कोई उम्मीद, कोई चिराग, कोई सहारा, कुछ भी नहीं था। इस भीड़ भरी दुनिया में मैं सच में बहुत ज़्यादा अकेली हो गई थी। मुझे ऊपर वाले से शिकायत थी कि उन्होंने आखिर क्यों मेरे पापा को मुझसे छीन लिया, कि मेरे लिए एक इंसान भी ऐसा क्यों नहीं भेजा जो मेरी ढाल बन सके। पर जैसे मेरे इन सवालों का जवाब ऊपर वाले ने अपने तरीके से दे दिया, ऐसा जवाब जिसे मैं देखकर सुन रह गई। मैंने यूनिवर्सिटी जाना अब छोड़ दिया था। मैं चाचा की पूरी फैमिली को दिल से नापसंद करती थी, क्योंकि वो सभी मुझे भी कभी पसंद नहीं करते थे। पर वो लड़का निहाल, जो अक्सर हमारे घर आता जाता था, चाचा के बिजनेस पार्टनर का बेटा, जिसके घर से चाचा अच्छे ताल्लुक रखना चाह रहे थे, ताकि ज़रूरत पड़ने पर वो उनसे फ़ायदा उठा सके। पर ये निहाल तो इत्तेफाक से वही था जिसके साथ मैं अपने बचपन में खेला करती थी। वो हमेशा से संजीदा, थोड़ा खामोश और अपने काम से मतलब रखने वाला लड़का था। फिर भी जब वो हमारे घर आता, मुझे कोई खुशी नहीं होती, बल्कि मुझे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता था, क्योंकि मुझे तो बस यही लगा कि मेरे पापा के कारोबार पर वो शायद हक जमाने आया है। बस इसीलिए मैं उसके वेलकम के लिए अपने कमरे से बाहर ही नहीं निकली। उसके बाहर लंदन से वापस आने पर हमारे घर में एक बड़ी सी पार्टी रखी गई थी। चाचा ने अपनी मर्जी से ये पार्टी करी, सिर्फ अपने ही मतलब को नज़र में रखते हुए।
वरना चाचा तो ऐसे इंसान थे कि कभी किसी इंसान पर एक कौड़ी भी खर्च ना करें। नौकर नौकरानियां तो क्या, मुझे भी उसी हैसियत में चाची ने खड़ा कर दिया। मैंने निहाल के आने से पहले पहले अपने सारे काम निपटा लिए और फिर कमरे में जाकर खुद को बंद कर लिया। हर तरफ रोशनी, सजावट और हंसी ठिठोली थी और अंदर मेरा दिल घुटता जा रहा था। जिस दौलत पर वो सब लोग मज़े कर रहे थे, वो कभी मेरे मम्मी पापा की थी, मगर फिर भी मेरे पास कुछ नहीं बचा था। यही सोचते सोचते उस वक्त मेरी आंख लग गई। फिर आधी रात को भूख के मारे मेरी नींद खुली, तो मैं चुपचाप किचन की ओर बढ़ी ताकि कुछ बचा हुआ खाकर अपने पेट को बहला सकूं। और किचन में जाकर मैंने सब्जी निकाली, रोटी ली। अभी मैं मुड़ी ही थी कि मेरे मुंह से एक जोरदार चीख निकल गई। मेरे मुंह से निकली चीख को उसने मुंह पर अपना हाथ रखकर दबा दिया था। वो, हाँ, वो निहाल था। शायद पार्टी के बाद वो हमारे घर में ही रुक गया था, लेकिन उसे इस वक्त देखकर एक पल के लिए तो मेरी सांस ही जैसे रुक गई। आंखों में डर जम गया। अगर वो एक सेकंड और देर करता तो शायद मैं डर के मारे वही बेहोश हो जाती। लेकिन उसने थोड़ी देर में धीरे से मेरा मुंह छोड़ा और बोला कि क्या हो गया है यार, आज भी इतनी ही डरपोक हो तुम, जितनी बचपन में हुआ करती थी। अगर मैं अभी तुम्हारा मुंह बंद ना करता तो तुम तो पूरे मोहल्ले को उठा देती। वो निहाल ही था। हाँ, मैं उसे पहचान गई थी, लेकिन उसका व्यवहार, वो दोस्ताना अंदाज, कई सालों पुराना यार होने का, जो अचानक से मेरे सामने आ गया हो। मैंने एक उदासी और नापसंदगी से भरी नज़र उसकी तरफ डाली और जल्दी से खाना थाली में डालकर बिना कुछ कहे वहाँ से अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। लेकिन जाते जाते मुझे महसूस हुआ कि उसकी निगाहें मेरे पीछा करती रही जब तक मैं दरवाज़ा बंद नहीं कर लेती। वो वहाँ से जाने वाला भी नहीं था। लेकिन ये लड़का, ये निहाल लगता है, सोता ही नहीं था। रात को मुझे यूं किचन में घूमता मिला और सुबह भी जल्दी उठकर हमारे घर आ धमका था। एक बार वो बोल पड़ा कि मुझे अफसोस है, तुमने आज तक अपने लिए बोलना नहीं सीखा। तुम सिर्फ दुश्मनी और गुलामी में जी रही हो पीहू। ये बात समझ लो, गुलाम कभी अपनी जिंदगी नहीं जीते, सिर्फ दूसरों की मर्जी से जिंदगी को काटते हैं। उसकी कही ये बातें सीधी मेरे दिल से जाकर टकरा रही थी, लेकिन मैं कुछ नहीं कह सकी। न उसकी बात का जवाब दिया, न उसकी मौजूदगी से मुंह बनाया, क्योंकि अगर मैं उससे कुछ कहती या वहां से जाने को कह देती तो चाची मुझे जिंदा नहीं छोड़ती। वो सब इतना खास जो हो गया था, इसलिए मैं हमेशा की तरह खामोशी रही। उसके बाद नाश्ता बनाया, फिर अपने कमरे में आ गई। मगर मेरे कमरे में पहले से ही चाची की बेटी अपने आज के पहने जाने वाले कपड़े रखकर जा चुकी थी, जिन्हें मुझे प्रेस करना था। मेरा दिल तो कर रहा था कि आज इन कपड़ों को जला ही दूं, पर एक बार फिर वही बेबसी मेरी हथेली में किसी नुकीली चीज की तरह चुभ रही थी। मैं जब उसके कपड़े प्रेस कर रही थी, तभी धीरे से निहाल मेरे सामने आकर खड़ा हो गया। वो दीवार से टेक लगाए मुझे यूं देख रहा था कि जैसे मेरे अंदर दबी चीखें वो बाखूबी सुन रहा हो। उसने कहा, तुम आखिर बोलना कब सीखोगी पीहू? उसके व्यवहार में कुछ गलत नहीं था, सिर्फ एक फिक्र थी। उसकी आंखों में कुछ ऐसा था कि मैं उस वक्त कुछ सेकंड उसे यूं देखती ही रह गई। एक पल को मानो मैं सब भूल गई थी, यहाँ तक कि वो प्रेस अब भी शर्ट पर रखी हुई थी। जब मेरी नज़र वापस वहाँ गई तो धुआं उठ रहा था और ये देखकर तो मेरी जान ही निकल गई जब मैंने देखा कि चाची की बेटी की शर्ट जल चुकी है। अब तो हंगामा होना तय था। उसके बाद मैं निहाल को शिकायत भरी निगाहों से देख रही थी, क्योंकि उसकी वजह से ही तो उस टाइम मेरा ध्यान बटा था। पर अब मैं क्या कहती? तभी चाची की बेटी वहाँ गुस्से में आई और मुझसे कपड़े मांगने लगी। मैं कुछ नहीं बोल सकी, पर उसने मेरी घबराई हुई शक्ल देखी और फिर मेरे हाथ से छीन के जली हुई शर्ट देखकर उसका पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया था और वो मेरे ऊपर हाथ उठाने ही वाली थी। तभी मैंने फौरन अपनी आंखें तेजी से बंद कर ली, जैसे हर बार होता आया। मैंने सोच लिया था कि एक और थप्पड़ अब मेरे हिस्से में है, लेकिन ये क्या, मुझे थप्पड़ तो पड़ा ही नहीं। फिर मैंने धीरे से आंखें खोली और सामने का मंजर देखकर मैं सुन रह गई। पहली बार किसी ने मुझे ऐसे जुल्म से बचाया था। पहली बार किसी ने मेरे लिए यूं किसी का हाथ रोका था। पर मैं उस वक्त कुछ कह नहीं सकी, बस हैरत से निहाल को देखती रह गई। अगले ही पल घर में तूफान खड़ा हो गया था। मेरी चाची की बेटी सबको चिल्ला चिल्लाकर बताने लगी कि मैंने उसके कपड़े जला दिए हैं और निहाल मुझे मारने नहीं दे रहा। वो बोली, मम्मी देखो ना, ये मुझे उसे मारने भी नहीं दे रहा। उसने मेरी इतनी अच्छी शर्ट जला दी है और अब ये उसे बचा रहा है। चाची तुरंत गुस्से से भरकर आई और उनके साथ ही चाचा का चेहरा भी जहर से भरा हुआ था। चाची बोली, क्या हो गया है निहाल बेटा? उसने गलती की है तो उसे सजा भी तो मिलनी चाहिए ना, तुम क्यों इस बीच में कूद रहे हो? चाची की आवाज़ में मेरा नाम एक बार फिर नफरत से लिपटा हुआ था
और निहाल का नाम बेहद प्यार से। लेकिन निहाल ने जैसे सबकी आवाज़ें अनसुनी कर दी। वो ठंडे लेकिन सख्त व्यवहार में बोला कि तो क्या हो गया, गलती भी तो इंसान से ही होती है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि हम किसी पर जुल्म करें। और मैं अब आगे किसी को पीहू पर हाथ उठाते हुए नहीं देखना चाहता। उसकी इन बातों से मेरी आंखें भर आईं। मैं तो निहाल को बस देखती ही रह गई। शायद ये वही चमत्कार था जिसको मैं हर रोज़ ऊपर वाले से मांगा करती थी, जिसने आज मेरी बेबसी की जंजीर पर पहला वार किया था। वो निहाल ही था। मेरे दिल में उसके लिए एक कोना नर्म होने लगा था। शायद पहली बार मैं बिना थप्पड़ खाए रह गई थी, और मेरे लिए यही सबसे बड़ा सुकून था। उसके बाद मैं भी यूनिवर्सिटी को निकली। मैं सड़क पर खड़ी हुई थी, जैसे खुद से भागकर किसी और ही दुनिया में जा रही थी। तभी पीछे से चाचा की बेटी ने अपनी गाड़ी ऐसे निकाली जैसे वो मुझे अभी रोंद ही डालेगी। अगर मैं सच में वक्त पर वहां से हटती नहीं तो शायद आज मैं बचती नहीं। हर गुजरते दिन के साथ मुझे उन माँ बेटियों से डर लगने लगा था। उनके पास ताकत थी, नाम था, और सबसे बड़ी बात, उन्हें किसी का डर भी नहीं था। जो मुझे कुचल देती तो शायद कोई उन्हें दोष नहीं देता। मैं खुद में ही गुम खड़ी हुई थी जब अचानक से हॉर्न की आवाज़ ने मुझे झंझोड़ दिया। फिर जब मैंने नज़र उठाई तो सामने निहाल खड़ा था, अपनी गाड़ी के पास मुझे देखता हुआ। वो हॉर्न नहीं बजा रहा था, बल्कि वो मुझे बुला रहा था। उसने मेरे लिए घर में स्टैंड लिया था, और अब अगर वो मुझे नर्क तक भी बुला लेता, मैं जब भी आंखें मूंद कर चली जाती। फिर मैं उसके पास पहुंची और चुपचाप उसकी गाड़ी में बैठ गई। पूरे रास्ते हम दोनों बिल्कुल खामोश रहे। न उसने कुछ कहा, ना मैंने। लेकिन दिल की धड़कनों ने कुछ कह दिया था। वो मुझे यूनिवर्सिटी के सामने छोड़कर चला गया, और उस दिन मेरा पूरा दिन बस एक नाम पर कट गया, निहाल। वो लाली जो मेरे गालों पर उतर आई थी, वो भी मुझे खुद बता रही थी कि मैं निहाल को पसंद करने लगी हूँ। वो ऐसा पहला मर्द था मेरी जिंदगी का जो मेरे लिए लड़ा था। फिर मैं यूनिवर्सिटी से घर लौटी तो चाची ने मुझे देखा और चुपचाप मुझसे मुंह फेर लिया। शायद आज कुछ कहने को उनके पास भी शब्द नहीं थे। ऐसे ही रात हुई। नींद मेरी आंखों से कोसों दूर थी, तो मैं छत पर चली गई और ठंडी हवा में टकटकी लगाए बस आसमान को देखने लगी, जहाँ कहीं शायद मेरे मम्मी पापा थे, जिन्हें आज मैं बहुत याद कर रही थी। पर तभी मेरे कांधे पर किसी ने हाथ रखा और मैं बुरी तरह से उछल गई। मेरे मुंह से तेज चीख निकल गई, पर उसने अपना हाथ मजबूती से मेरे हाथ पर रख दिया। बोला, क्या है यार, तुम इतनी चिल्लाती क्यों हो? निहाल मेरे सामने सीने पर हाथ बांधे हुए खड़ा था। मैंने सर झुकाते हुए धीमे से कहा, आप यहाँ इस वक्त? पर मुझे नहीं पता था कि आप हैं। फिर तो उसकी मुस्कुराहट और भी गहरी हो गई। वो बोला, मतलब अगर पता होता तो नहीं चिल्लाती। अरे मैं यहाँ तुमसे कुछ बात करने के लिए आया था। ये कहते के साथ वो गहरी नज़रों से मुझे देख रहा था, और मैं शर्म से लाल हो गई थी। मैंने कहा, तो रात में आने की क्या ज़रूरत थी? उसकी नज़रों में कुछ ऐसा था जैसे वो मेरी आत्मा तक को पढ़ रहा हो, और अगले ही पल वो बिना कुछ कहे मेरे सामने घुटनों के बल बैठ गया, और किसी जादू की तरह उसके हाथ में एक गुलाब था। मैं तो जैसे पल भर के लिए वही जम गई। उसने कहा, पीहू, तुम मुझे अच्छी लगने लगी हो, और अब मुझे लगता है कि तुम्हारे बिना मैं नहीं जी पाऊंगा। मुझे तुमसे प्यार हो गया है। क्या तुम मेरे इस प्यार को कबूल करोगी? उसका व्यवहार, वो गुलाब, वो घुटनों पर झुकना, मुझे तो ऐसा लगा कि जैसे मैं कोई हसीन सपना देख रही हूँ। मैंने तो कभी भी सोचा नहीं था कि कोई इस तरह मुझे भी चाहेगा, कि मेरे लिए घुटनों पर झुक जाएगा। मेरे दिल में सच में उस वक्त फव्वारे फूटने लगे थे, और मेरी आंखें मुस्कुरा रही थी। वो भी जानता था कि मेरा जवाब क्या होगा, फिर भी वो मेरी आंखों से नहीं बल्कि मेरे मुंह से सुनना चाहता था। उसके बाद मैंने हल्के से सर हिलाया और उसके हाथ से वो गुलाब ले लिया। यूँ उसका प्रपोजल मैं एक्सेप्ट कर बैठी। तो उस लम्हे ऐसा लगा आंखों में जैसे पूरी दुनिया की खुशी उतर आई हो। फिर वो उठा और मुझे बड़ी गर्मजोशी से अपने गले से लगा लिया। मैं कुछ पल को तो जैसे जम गई थी। दिल की धड़कन रुक सी गई थी। ऐसा पहली बार हुआ था कि किसी ने मुझे इतना कसकर प्यार से गले लगाया हो, वो भी खुशी में। मुझे ये अच्छा तो नहीं लगा कि हम अभी शादीशुदा नहीं हैं, और निहाल ने मुझे यूँ अपनी बाहों में भर लिया। पर शायद उसकी खुशी का आलम ही ऐसा था कि वो अपने जज्बात रोक नहीं पाया। उस रात निहाल ने मुझसे कई मीठी बातें करी, बड़े बड़े भी वादे किए, और मैंने भी सब कुछ अपने आँख बंद करके मान लिया। बस एक शर्त रखी कि जब तक हम शादी ना कर ले वो मुझसे फिजिकल दूरी रखे। और निहाल वो इस बात पर मान भी गया था। उस पल मैं समझ गई थी कि वो लड़का सिर्फ बोलने में नहीं बल्कि समझने में भी खास है। वो मेरे दिल में और भी गहरा उतर गया। अगली सुबह मेरी नज़र में बेहद खूबसूरती छाई थी, क्योंकि वो मेरी और निहाल की मोहब्बत का पहला दिन जो था। पर किसे पता था कि वही दिन मेरे लिए सबसे बदसूरत साबित हो जाएगा।
वही दिन मेरी खुशियों का कत्ल कर देगा। मैं उठी, तैयार हुई, नाश्ता करा, फिर घर से निकली और निहाल ही मुझे यूनिवर्सिटी छोड़ने आया था। और इस बार पहली बार वो मेरे साथ ही गाड़ी से उतर गया। बस यूं ही वो मेरा डिपार्टमेंट देखना चाहता था। हम दोनों साथ चलते हुए मुस्कुरा रहे थे, जैसे जिंदगी ने एक नई शुरुआत दी हो। पर जैसे ही डिपार्टमेंट के दरवाजे के अंदर हमने कदम रखा, तो मेरी आत्मा तक काँप कर रह गई। हर दीवार पर, हर बोर्ड पर, हर कोने में मेरी तस्वीरें ही चिपकी हुई थी। बेहूदी, झूठी और शर्मनाक तस्वीरें। मेरी इज्जत को, मेरे वजूद को किसी ने कुचल कर रख दिया था। मैं खुद उन तस्वीरों को देखकर आंखें झुका गई। मैं खुद से नजरें चुरा रही थी। हर कोई मुझे बुरी तरह से घूर रहा था। कोई हंस रहा था, कोई ताना दे रहा था। मैं बिल्कुल ढह चुकी थी, अंदर से टूट चुकी थी। और फिर जब मेरी नज़र निहाल पर पड़ी, तो वो नज़रें जिसमें शक था, एक घिन सी थी, जैसे मैं कोई गिरी हुई लड़की हूँ। वो बिना कुछ कहे चुपचाप वहाँ से पलटा और बिना एक शब्द कहे, बिना पीछे देखे वहाँ से चला गया। मेरा वो प्रिंस चार्मिंग मुझे मेरी सबसे बुरी हालत में अकेला छोड़कर चला गया था और मैं बस पत्थर बनी हुई खड़ी रह गई। मेरी आंखों में पानी नहीं, अब दर्द के सैलाब थे। उसी पल हेड ऑफ डिपार्टमेंट का बुलावा आ गया। मेरे लिए अब सिर्फ बदनामी ही नहीं, सज़ा का सिलसिला भी शुरू हो चुका था। मैं वहाँ से भागी हुई घर चली आई, कमरे में खुद को बंद कर लिया। ऐसे ही दिन गुजर गया। रात का वक्त था, तकरीबन 1 या 2 बज चुके थे। बाहर चाचा चाची की आवाज़ें अभी भी बंद नहीं हुई थी। अब भी वो मुझे ही कोस रहे थे, जैसे मैं कोई अपराधी हूँ। मेरा दिल थक चुका था, आंखें इतनी रो गई कि अब उनमें आंसू भी बाकी नहीं थे। बस एक सुनसा दर्द था, जो पूरे वजूद में ठहर गया था। तभी मेरे कमरे के दरवाजे पर एक धीमी सी दस्तक हुई। मैं घबरा गई। इस वक्त कौन हो सकता है? पहले तो लगा कि शायद चाचा होंगे, कोई नया जुल्म सुनाने आए होंगे। लेकिन फिर एक जानी पहचानी सी आवाज़ आई, पीहू दरवाज़ा खोलो, मुझे तुमसे एक ज़रूरी बात करनी है। ये आवाज़ मीरा की थी, वो आवाज़ जो महीनों से मेरे कानों में नहीं पड़ी थी। एक पल को तो मेरा यकीन ही नहीं हुआ। मीरा, अब इतने बुरे वक्त में यहाँ। मैंने कांपते हाथों से दरवाज़ा खोला और जैसे ही दरवाज़ा खुला, तो वो दूसरे ही पल झटके से मुझे लिपट गई। मेरा सारा दर्द जैसे उस एक लम्हे में बाहर निकल आया। मैं फूट फूट कर रोने लगी थी और उसने मुझे सीने से लगाए रखा और कहा, तुम्हारे जाने के बाद से मैं बहुत अकेली हो गई थी और अब तो हद ही हो गई यूनिवर्सिटी में। इतना ही कहकर मैं हिचकियों से रोने लगी। तब वो मुझे दिलासा देते हुए बोली, चुप हो जाओ यार, किसने कहा कि तुम अकेली हो, किसने कहा तुम टूटी हो। मैं वापस आ गई हूँ, तुम्हारी दोस्त भी हूँ और अब किसी को भी मैं तुम्हें छूने नहीं दूंगी। मीरा की आवाज़ में वो ताकत थी जो मैंने अपने अंदर कभी नहीं पाई। मैंने हिचकियों के बीच उससे पूछा कि तुम्हें इस बारे में कैसे पता चला। उसने मेरे फ़ोन की ओर इशारा किया। ये उसी फ़ोन ने किया जो तू मुझे वापस कर गई थी। जब मैंने इंस्टाग्राम और बाकी जगह तुम्हारी हालत देखी, तो मैं एक पल भी चैन से नहीं बैठ सकी। मीरा ने वही रात मेरे लिए फैसले की रात बना दी। देख पीहू, तू बस चुप मत बैठ, ये लड़ाई अब मेरी भी है, उसने कहा और अपने लैपटॉप बैग से कुछ डॉक्यूमेंट्स निकाले। साइबर क्राइम रिपोर्ट्स, यूनिवर्सिटी कंप्लेंट फॉर्म्स और वकील से लिखवाया गया नोटिस। मीरा ने पहले से ही तैयार कर रखा था। वो बोली, अब संजय बचेगा नहीं और जो भी इसमें शामिल था, चाहे वो कोई और क्यों ना हो, सबके चेहरे से नकाब उतरेंगे। उसकी इन बातों को सुनकर मैं अंदर की टूट चुकी लड़की को जैसे किसी ने फिर से जोड़कर खड़ा कर दिया हो। पहली बार इतने वक्त बाद मुझे ऐसा लगा था कि जैसे मैं बस किसी की मोहब्बत नहीं, किसी की जिम्मेदारी भी हूँ। और यही वो मोड़ था जहाँ से पीहू की कहानी ने वापसी की शुरुआत ली। उस रात की वो घड़ी मेरी जिंदगी के सबसे डरावनी, सबसे जहरीली याद बन गई थी। वो मेरे कमरे में आया और मेरे साथ ज़बरदस्ती करने लगा कि तुम दूसरों को ये मज़े देती हो, तो मुझे क्यों नहीं दे सकती। इतना कहते हुए वो मेरी तरफ बढ़ा, मेरे हाथों को जकड़ लिया। मैं उससे खुद को छुटाने की पूरी कोशिश कर रही थी, पर उसकी गिरफ्त में इतनी ताकत थी कि मैं निढाल हो गई। उसने मुझे बेड पर फेंका और मेरे ऊपर झुक गया, जिसे मैं सब कुछ अपना समझ बैठी थी। वो अचानक हैवानियत की हद तक गिर चुका था। जिस निहाल को मैंने पहली बार किसी पर भरोसा करके चाहा था, वही आज मुझे नोचने की कोशिश कर रहा था। मैं उस वक्त बुरी तरह कांप रही थी। उस पल मेरी सांसें घुट रही थी, लेकिन मेरे अंदर एक आग भी जल रही थी, खुद को बचाने की आग। जब मैंने अपने बराबर में पड़े अलार्म क्लॉक को उठाकर उसके सर पर मारा, तो जैसे एक पल को वक्त ठहर सा गया। वो दर्द से चिल्लाया और पलटा, लेकिन मुझे कोई राहत नहीं मिली। मैं तो फौरन वहां से उठी और कांपते हाथों से दरवाजे की कुंडी खोली और नंगे पांव ही सीढ़ियां लांघती हुई घर से बाहर निकल पड़ी। आसमान पर अंधेरा छाया था, लेकिन मेरे अंदर अब एक और अंधेरा उतर चुका था, किसी के भरोसे के मर जाने का अंधेरा।
मैं जब नहीं जानती थी कि कहाँ जाऊँ, किसके पास जाऊँ। पर ये एक सबक था कि अगर मैं उस वक़्त चाचा-चाची की इस बारे में शिकायत करती, तो मुझे दोषी ही ठहरा देते। निहाल उनके लिए बेटा जैसा था और मैं उनके लिए सिर्फ़ एक बोझ, एक बदचलन लड़की थी। मेरी आँखों में आँसू नहीं थे, बस दिल में एक नफ़रत थी, अपने हालात से, उन लोगों से और खुद से भी, कि मैंने किसी पर भरोसा किया ही क्यों? मैं बस दौड़ती रही, अंधेरे में, डर के साए में। कोई चौराया नहीं था, कोई रास्ता नहीं था। अब सिर्फ़ एक ज़िद थी कि अब मैं किसी की नहीं सुनूँगी, किसी के एहसानों पर नहीं रहूँगी। मैंने उस रात खुद से एक वादा किया कि अब मेरी ज़िंदगी किसी और की नहीं होगी। मैं खुद अपनी कहानी लिखूँगी, अपने ज़ख्मों से, अपनी हिम्मत से और अपनी सच्चाई से। उसके बाद मेरा रास्ता अब उस गेट की तरफ था, जिसे पार करती हुई मैं उस घर को हमेशा के लिए छोड़ गई। मैं बस दौड़ती ही चली जा रही थी, काँपते कदमों से, डरी हुई आँखों से, भीगी हुई आत्मा के साथ। हर मोड़ पर बस यही प्रार्थना कर रही थी कि अब पीछे मुड़कर कभी देखना न पड़े। वो घर अब मेरे लिए सिर्फ ईंटों की दीवारें नहीं, कैदखाना बन चुका था, जहाँ मेरी आत्मा हर रोज़ मारी जाती थी, जहाँ रिश्तों के नाम पर सिर्फ जहर ही मिलता था। मैं सड़क पर बेतहाशा भागते हुए खुद को खोती जा रही थी। न मंजिल का पता था, न किसी रास्ते की समझ। मेरी सांसें तेज थी और दिल अंदर ही अंदर किसी बवंडर की तरह टूटा हुआ लग रहा था। जब अचानक से एक कार से टकराकर मैं ज़मीन पर गिर गई, फिर मुझे होश नहीं रहा। उसके बाद जब मुझे होश आया, तो अस्पताल की सफ़ेद छत मेरे सर पर थी और पास ही बैठी हुई एक अजनबी औरत मेरी तरफ फिक्रमंद नज़रों से देख रही थी। वही औरत थी जिसने मुझे अपनी गाड़ी से टक्कर मारी थी, लेकिन उसने मुझसे पीछा नहीं छुड़ाया। जब उसने मुझसे घर का पता पूछा, तो मैंने सर झुका लिया। दिल में सोचा, क्या बताऊँ, किसे बताऊँ कि मेरा कोई घर नहीं है। मेरे अपने घरवालों ने ही मेरी ज़िंदगी नर्क कर दी। फिर उस औरत को जैसे मेरी चुप्पी से सब कुछ साफ समझ आ गया था कि मेरा घर ही नहीं है। फिर जब मैं ठीक हुई, तो उसने मुझे एक अनाथ आश्रम में छोड़ दिया। एक ऐसा आशियाना जहाँ नाम के पीछे पिता का नाम नहीं पूछा जाता, जहाँ दर्द बाँटने वाले कुछ चेहरे मिल जाते हैं। मैंने अब उस आश्रम को ही अपना घर मान लिया। मैं वहीं पर सुकून से रहने लगी, वहीं से सांस लेना फिर से सीखा। मैं पढ़ी लिखी तो थी ही, इसलिए बच्चों को पढ़ाने लगी और बदले में मुझे 2 वक्त की रोटी, एक छत और थोड़ा-सा सुकून मिला। ऐसे ही वक्त धीरे-धीरे रेंगता रहा और फिर उड़ने भी लगा। दिन बीतते गए, हमें महीने, फिर 3 साल, और इन 3 साल में मैंने खुद को जोड़ना सीख लिया था, अपने दर्द को समझना सीखा। मैंने ऊपर वाले से शिकायत करना भी छोड़ दिया, बस उसके फैसले को समझने की कोशिश करती रही। मैंने अपने ज़ख्मों को छुपाना नहीं, उन्हें अपनाना सीख लिया था। और फिर उन 3 साल के बाद एक दिन अचानक ही मैंने उसे देखा, तो लगा कि जैसे मेरी सांस ही उस पल में थम गई हो, जैसे किसी ने समय को वहीं रोक दिया हो और मैं पत्थर बन गई। मेरे सामने वो निहाल था। हाँ, वही निहाल जो एक वक्त को मेरा सब कुछ था, और फिर वही जिसने मुझे तोड़ भी दिया था। अब वो अनाथ आश्रम में आया, हाथों में खाने के डब्बे लिए हुए था। वो निहाल जो कभी किसी को देखता भी नहीं था, आज हर किसी को झुककर खाना दे रहा था। उसकी आंखों में अब पहले जैसा रोब नहीं था, बल्कि पछतावे की आग थी जो उसे अंदर ही अंदर जला रही थी। फिर जब मेरी बारी आई, उसकी आंखें मुझ पर उठी। मैं तो वही सुन खड़ी रह गई। उसकी आंखों में मेरे लिए एक सैलाब था, गिल्ट, प्यार, तड़प और इंतजार, वो सब जो मैं सालों से तरस रही थी। मैं बिना कुछ कहे खाना वहीं रखकर अंदर चली गई। मैंने उसे माफ़ तो कर दिया था, क्योंकि मैंने सीखा था कि माफ़ करने वाले को ऊपर वाला बहुत ऊंचा दर्जा देता है। मगर नाराज़गी अब भी थी, जो दिल से मिटने का नाम नहीं ले रही थी। मैं वहाँ अंदर बैठी हुई थी चुपचाप, तभी दरवाज़ा खुला, बिना इजाज़त के वो अंदर आ गया। अभी मैं उससे कुछ कह पाती कि वो पहले ही मेरे कदमों में गिर पड़ा। उसका सर मेरे पैरों में था। वो काँपते हुए बोला कि पीहू, मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ। तुम मुझे जो भी सज़ा दोगी मुझे मंज़ूर है, मगर ऊपर वाला गवाह है कि मैंने तुमसे सच्चा प्यार किया था। उस दिन एक पल के लिए मैं इंसान से दरिंदा ज़रूर बन गया था, मगर फिर मैं खुद को रोज़ उसी गुनाह की आग में जलाता रहा। तुम्हारे जाने के बाद मेरी दुनिया ही खाली सी हो गई थी। उसकी ये बातें सुनकर तो मेरी आंखें ही भर आईं। उसने रोते हुए मुझसे कहा, तुम तो बहुत खास थी और मैंने उसको ज़ख्मी कर दिया। मैंने ऊपर वाले से हर रोज़ माफ़ी मांगी है पीहू, और अब मैं तुमसे भी माफ़ी मांगने आया हूँ। मैं उसे देखती रही, पर कुछ बोल नहीं पाई, मगर मेरा दिल जो सालों से पत्थर बन चुका था, अचानक पिघलने लगा। शायद उसका पछतावा मेरी नाराज़गी से भी बड़ा था। फिर वो रुका और बोला, तुम्हें पता है पीहू, कि ऊपर वाला कितना बड़ा इंसाफ पसंद है। उसने हर किसी को उसकी औकात दिखाई। संजय, जिसने तुम्हारी तस्वीरें वायरल की थी, उसकी तो ज़िंदगी ही ख़त्म हो गई। पहले उसने एक लड़की को इस्तेमाल करके छोड़ दिया, और वो लड़की तुम्हारी चाची की बेटी ही थी।
जब सबको पता चला कि वो माँ बनने वाली है तो पूरे खानदान में भूचाल ही आ गया। उसकी माँ ने उसे जहर दे दिया और उस गम में उसके पापा को हार्ट अटैक आ गया और चाची ने भी बेटी को मारने के बाद खुद को माफ़ नहीं किया। उनकी दिमागी हालत खराब हो गई थी और अब वो पागल खाने में है। और वो संजय जो किसी ज़माने में लड़कियों के आगे पीछे घूमता था, वो आज बिस्तर से भी हिल नहीं सकता। एक एक्सीडेंट ने उसे ज़िंदगी से भी ज़्यादा दर्द दे दिया। न वो बोल सकता है, न चल सकता है, बस देख सकता है और शायद अपने पापों की सज़ा हर पल भुगतता है। तुम्हारी खामोशी हम सब पर बहुत भारी पड़ गई पीहू। तुम सच में ऊपर वाले की पसंदीदा थी। हम कोई भी ये बात नहीं समझ सके तुम्हारे साथ कितने जुल्म किए, पर अब ऊपर वाले ने इंसाफ किया। उसने किसी को नहीं छोड़ा पीहू। हमने तुम्हारे साथ जो किया था उसकी सज़ा ऊपर वाले ने हमें भरपूर दी है। निहाल मेरे सामने बैठा था, टूटे हुए शब्दों में बिखरा हुआ। बोला कि मैं तुम्हें ढूंढ ढूंढ कर थक गया था और अब जब तुम मिल गई हो तो मैं तुम्हें कहीं भी जाने नहीं दूंगा। वो जो घर और कारोबार है वो तुम्हारे पापा का था। तुम्हारे चाचा अपने आखिरी वक्त में मुझसे कह गए थे पीहू को उसका हक लौटा देना और मैं उसे तुम्हें लौटाना चाहता हूँ। बस एक बार मुझे माफ़ कर दो पीहू, प्लीज़ मुझे बर्बाद होने से बचा लो। उसने मेरा हाथ थामा कांपते हुए, मगर मेरी निगाहें अब किसी इंसान पर नहीं, सिर्फ ऊपर वाले की तरफ उठी थी। मैंने अपने दर्द और बदनामी की आग में खुद को तो झुलसाया था, लेकिन बदले में ऊपर वाले ने उन्हें उन सबको हद से ज़्यादा सज़ा दे दी जो मेरी ज़िंदगी तबाह करने में शामिल थे। फिर मैंने उसे वहाँ जाने को कहा था, क्योंकि मैं खुद को फिर से उसी भरोसे में नहीं डाल सकती थी जिसने मुझे एक बार जलाकर राख कर दिया था। मैंने उसे माफ़ तो कर दिया, लेकिन मैं खुद में अभी तक नहीं वापस लौट पाई थी। लेकिन फिर आश्रम की ही एक बुजुर्ग औरत जो हमेशा से मेरे दर्द को समझती आई थी, उन्होंने मेरा हाथ थामा और कहा कि बेटा, अगर किसी को अपनी गलती का एहसास हो जाए और वो अपनी आत्मा से तौबा करे तो उसे माफ़ करना सबसे बड़ा काम होता है और जो माफ़ करता है वही बड़ा इंसान होता है। उनकी बातों ने मेरे दिल में एक जंग छेड़ दी थी। क्या मैं उस लड़की की तरह हमेशा अपनी चोट सहलाती रहूंगी या उस औरत की तरह बनूंगी जो जख्मों को कुरेद कर नहीं, मरहम बनकर जीती है। मैंने अपने जख्मों को नहीं, निहाल को माफ़ किया और फिर मेरी शादी निहाल से अनाथ आश्रम में ही सादगी के साथ हो गई। जब मैं निहाल के साथ विदा हो रही थी तो मुझे बस एक ही बात याद आ रही थी कि अगर कोई सुबह को घर छोड़ दे और शाम को लौट आए तो वो खोया नहीं कहलाता, वो रास्ता भटका हुआ कहलाता है। निहाल ही मेरा रास्ता था। उसने मुझे मेरी इज्जत और मेरी पहचान सब कुछ उस मुकाम से लुटा कर दी जो मेरे हक की थी। वो मुझसे मोहब्बत करता था सच्चे दिल से और आज मैं न सिर्फ उसकी बीवी बल्कि उसके जीवन की सबसे कीमती दौलत बन गई थी। शादी के बाद निहाल के घर में सब कुछ नया था। दीवारें, माहौल, रिश्ते और सबसे ज़्यादा मेरी खुद की पहचान। निहाल बेहद प्यार से मेरे साथ पेश आता, हर छोटी बात का ध्यान रखता, लेकिन मेरे दिल में अब भी एक डर बैठा हुआ था। प्यार पर यकीन करना इतना आसान नहीं होता जब वही प्यार एक दिन खंजर बन गया हो। हर बार जब निहाल मेरे करीब आता तो मैं बीते हुए पल की तरफ लौट जाती, बेबस, टूटी और डरी हुई। निहाल तक ने महसूस किया कि मैं अब सिर्फ उसका साथ नहीं चाहती बल्कि खुद के लिए खड़ा होना चाहती हूँ। वो मुझे कभी दबाव देता लेकिन मेरी आंखों में झलकती परेशानी को पढ़ रहा होता। एक दिन मैं शीशे के सामने खड़ी थी, खुद को निहार रही थी। आज क्या, अब भी मैं वही हूँ जिसे सबने मारा, दबाया, कुचला था, या मैं अब वो बनने जा रही हूँ जो खुद को बचाएगी। उसी दिन से मैंने एक फैसला लिया कि अब मैं बस जीऊँगी नहीं, बदलूँगी भी और हर उस लड़की की आवाज़ बनूँगी जो मेरी तरह है, जो मैं पहले रह चुकी थी। उसके बाद ही मैंने मैंने इसी सोच के साथ शहर की एक महिला सहायता संस्था से जुड़ना शुरू किया। धीरे धीरे मैं वहाँ आने वाली लड़कियों को कहानियाँ सुनाती और उनकी आंखों में अपना ही अक्स देखती। अब मैं सिर्फ एक खामोश औरत नहीं, कानून जानने वाली औरत बनने लगी। निहाल भी इस समय मेरा साथ देता रहा, कभी दूर से, कभी अपने प्यार से और कभी बस रात को दरवाजे पर खड़ा होता, ये देखने के लिए कि मैं अकेली नहीं हूँ। मैं 3 साल बाद में अब एक महिला अधिकार संगठन की हेड थी। मेरा चेहरा अब किसी अखबार की कटी छपी तस्वीर नहीं था। अब मैं उन बेटियों की उम्मीद बन चुकी थी जिनके पास कोई आश्रय नहीं होता। माफ़ करने का मतलब ये नहीं कि मैं सब भूल गई, माफ़ करने का मतलब ये है कि अब मैं ऊपर उठ गई। इस कहानी से हमें कई गहराई और ज़रूरी बातें समझने को मिली है कि जो हर लड़की, हर इंसान के लिए मायने रखती है। दुनिया ज़रूर तुम्हारे खिलाफ हो सकती है, पर जब तक तुम खुद अपने लिए खड़ी हो, ये तय है कि तुम्हें कोई भी हरा नहीं सकता। और जो तुम्हें तोड़ने की कोशिश करते हैं, उन्हें माफ़ कर देना कोई छोटा काम नहीं होता। ये इस बात को दिखाता है कि तुम टूट कर भी मजबूत बनी हो,
इसलिए माफ़ करना भी ज़रूरी होता है। और प्यार सिर्फ शब्दों का खेल नहीं होता, बल्कि रिस्पेक्ट, भरोसे और इंसान की कदर करना होता है। जब कोई तुम्हारी ना को भी समझ ले, वही असली साथी होता है। जैसा कि मेरे लिए निहाल बन गया था। लोग ये समझते हैं कि औरतें कुछ नहीं होती, वो सिर्फ पैर की जूती हैं, पर उन्हें इस बात का अंदाज़ा बाद में होता है कि तूफानों ने उसे तोड़ा, मगर वो खुद को फिर से जोड़कर दुनिया के लिए एक गहरी मिसाल बन गई। और एक बात याद रखिए कि आपको किसी से बदला लेने की ज़रूरत नहीं। जो जैसा करेगा वैसा ही खुद एक दिन पाएगा। आप बस सही बनो, ऊपर वाला सब कुछ देख रहा है। कौन गलत है, कौन सही, कौन किसका बुरा कर रहा है और कौन किसका अच्छा चाहता है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगले अपडेट सबसे पहले आपको मिले।